गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सेक्शन ए 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए और सेक्शन बी किसका पोर्शन है? सेल बायोलॉजी का है, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और सेल्स की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सेक्शन बी, इसमें क्या पढ़ा हमने? इसमें हमने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर डीएनए, आरएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा। इसमें कौन सा पोर्शन हमारा? ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन बी के अंदर चैप्टर 7 के अंदर है सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन क्या होता है? ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि माइटोटिक सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, उसकी स्टेप्स क्या क्या है, सेल साइकिल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन की क्या जरूरत है? सेल डिवीजन होता है जिसमें सेल्स का डिवीजन हो रहा है, मतलब कि सेल्स की ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर के लिए, किसी भी स्किन्स के रिपेयर के लिए, स्वेलिंग के लिए, ठीक है, कोई भी ना कट लग गया वगैरह कुछ भी हो गया तो उसको रिपेयर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है? सेल्स डिवाइड करती है, तो सेल्स डिवाइड कर रही है तो इसको ये जरूरत हो रही है किसके लिए? रिपेयर के लिए हो रही है, सेल्स की ग्रोथ के लिए हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हमने सेल्स रिपेयर होता है, सेल्स ग्रोथ होती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो हम देखेंगे। सेल डिवीजन के लिए हम हमारे लिए कौन सा है? माइटोसिस है, मियोसिस है और एमाइटोसिस है। अब माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस वो होता है जिसके अंदर पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स है, जो सेल्स डिवाइड होके जो डॉटर सेल्स बनेगी, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। जैसे कि पेरेंट्स के अंदर एन नंबर के क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर एन नंबर के, 2n नंबर के, सपोज 2n नंबर के पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये 2n नंबर के क्रोमोसोम्स हैं, वो किसके अंदर? डॉटर सेल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 2n नंबर में डिवाइड होगा। दो डॉटर सेल्स इसकी जो बनेगी, जो सेल्स डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनेगी, उसके अंदर पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के ये इक्वल होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे? इक्वल होंगे। तो इसको क्या बोला? माइटोटिक सेल डिवीजन। और मियोटिक सेल डिवीजन में क्या है? मियोटिक सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है पेरेंट्स के अंदर, वो उसके सेल्स, जो डॉटर सेल्स बनेगी उसके अंदर क्या होंगे? उसके हाफ होंगे। सपोज 2n नंबर के क्रोमोसोम्स है पेरेंट्स के अंदर, अगर उसके डॉटर सेल्स के अंदर देखते हैं तो कितने बनेंगे? n और n नंबर के दो डॉटर सेल्स बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है? सेल्स डिवाइड हुई, उसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम्स के नंबर भी डिवाइड हुए। उसमें क्या है? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है? मियोसिस सेकंड के अंदर बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स किसके सिमिलर होंगे? उनकी डॉटर सेल्स के सिमिलर होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। ठीक है, माइटोसिस माइटोसिस में क्या हो रहा है? पेरेंट्स के सपोज 2n नंबर है, इसके अंदर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। तो कितने नंबर के बनेंगे? 2n नंबर के सेल्स बनेंगे, डिवाइड हुए, मतलब कि क्रोमोसोम्स नंबर, पेरेंट्स के जितने क्रोमोसोम्स नंबर है वो ही सेम सिमिलर उनके डॉटर सेल्स के अंदर सिमिलर नंबर होंगे। जैसे कि मियोसिस के अंदर अलग अलग होता है। मियोसिस के अंदर सपोज 2n नंबर के पेरेंट्स के नंबर, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ।
मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन। इसमें क्या है, पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होंगे, बिल्कुल हाफ हो जाएंगे। एक तो डॉटर सेल्स में एन आ जाएगा, दूसरे में भी एन आएगा। फिर बाद में इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकंड के अंदर बिल्कुल सिमिलर रहता है, किसके सिमिलर, माइटोसिस के सिमिलर रहता है। ये सेल्स डिवाइड हुई और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड हुए, ठीक है। ये सेल्स डिवाइड हुई और कितने, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड हुए। तो ये डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर, ठीक है। ये आ गया माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर डिफरेंस आ गया। ये हो गया माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं कि सेल डिवीजन क्यों कर रहे हैं, सेल डिवीजन की जरूरत होती है इसलिए सेल ग्रोथ के लिए और किसके लिए, सेल रिपेयर के लिए, रिपेयर के लिए और सेल ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, सेल डिवीजन कर रहे हैं। सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल्स के अंदर पहले उनके आकार में वृद्धि होती है, उनके आकार, उनके शेप में शेप इंक्रीज होती है। शेप इंक्रीज होने के बाद में क्या होता है, शेप इंक्रीज होने के बाद में होता है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल्स के अंदर, उसके अंदर डिवीजन होगा। जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर रेप्लिकेशन होगा और दो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि दो न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा। उसको न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसका नाम हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। फिर बाद में न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होने के बाद में उसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये दो टाइप से हो सकते हैं, किससे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके माइटोसिस के बारे में, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में डिफरेंस पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या है, टू एन से क्या बन रहे हैं, एन और एन बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल डिवीजन हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं पेरेंट्स के अंदर और उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। गुणसूत्र के नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, गुणसूत्र के नंबर सेम है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसको हमने क्या बोल दिया, माइटोसिस बोल दिया। अब ये एन क्या है, एन और क्या होता है और सी क्या होता है, वो हम देखते हैं कि एन क्या है और सी क्या है। सपोज सी सेल, ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट है और इसके अंदर भी क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, कितने क्रोमेटिड्स हैं, मतलब कि एक सेंट्रोमियर से कितने क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, वन क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो सेंट्रोमियर है, दो सेंट्रोमियर है, जिसको हम लिखेंगे 2 है, और दो डीएनए कंटेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2C। सी का मतलब होता है नंबर ऑफ डीएनए, किसके अंदर, क्रोमेटिड्स के अंदर नंबर ऑफ डीएनए कितने हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर नंबर ऑफ डीएनए कितने हैं। सी का मतलब होता है नंबर ऑफ डीएनए, और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कि कितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, मतलब कि कितने क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर डिवीजन होगा, मतलब कि इसके अंदर रेप्लिकेशन होगा, तो ये क्या होंगे, इस तरह से क्रोमेटिड्स के नंबर अगर इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर क्रोमेटिड के नंबर इंक्रीज होगा, इसके अंदर
था 1 and 2, इसके अंदर कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 4C, ठीक है। और n नंबर क्या बताया था मैंने कि सेंट्रोमियर को देखा कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें सेंट्रोमियर तो सेम ही है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा 2n, 2n बिल्कुल सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर का नंबर सेम है। और C क्या है, C नंबर है, इसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ डीएनए कितना, तो ये हो गया n नंबर और C नंबर, इसको n रूल बोलते हैं, n रूल बोलते हैं, और इसको C रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया n रूल एंड C रूल, जिसके अंदर C के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम्स, और n में हम क्या देखते हैं सेंट्रोमियर कितने प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर्स मतलब कि सेंट्रोमियर से पता चल जाता है कि कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें क्या है नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट, ठीक है। तो इसमें कितने हो गया 1 2 3 4, 4 डीएनए कंटेंट है तो 4C आ गया, एंड मतलब कि क्रोमोसोम्स कितने हैं 1 and 2, तो ये आ गया 2C, जिसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन एस फेज के अंदर हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन के नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। फिर एम फेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज की स्टेज में क्या होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन, वो हम अभी पढ़ेंगे कि ये इस तरह से किस तरह से अभी डिवाइड होता है। ये तो मैंने बताया कि 2n मतलब कि n और C नंबर क्या होता है। माइटोसिस, माइटोसिस को किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, सर्वप्रथम 1879 में 1879 में किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने माइटोसिस के बारे में बताया। किसमें डिवाइडेड रहता है, दो में डिवाइडेड रहता है, इसके अंदर माइटोसिस दो में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस की प्रोसेस डिवाइडेड रहती है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट कौन सा है कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस क्या करते हैं डिवाइड करती है, और सेकंड पार्ट कौन सा होता है इसका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होता है, ये सेल है, इसके अंदर क्या है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस में ये क्या हो रही है सेल न्यूक्लियस डिवाइडेड, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है, तो यहां से क्या होगा ये साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा इस तरह से, और इसमें दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइटोसिस किसमें डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड कौन सा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस के अंदर सेल साइकिल क्या होता है।
सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल साइकिल की किस तरह से कौन कौन सी फेज आ रही है। फर्स्ट फेज कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी फेज आएगी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल के बारे में। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं उनके हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में क्या रहता है, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया। अब हम देखते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल के बारे में, सेल साइकिल को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एनाफेज। और दूसरा कौन सा है, एनाफेज। सेल साइकिल को कितने में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज एंड एनाफेज। इंटरफेज क्या है, इंटरफेज का मतलब होता है सेल्स क्या करती है, उसको प्रिपेयर कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटिव फेज। सेल्स क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, एनाफेज मतलब कि माइटोटिक फेज। इसमें क्या हो रहा है, सेल्स डिवाइड करती है। तो इंटरफेज में क्या है, प्रिपरेटरी फेज मतलब कि सेल्स डिवाइड करती है, उससे क्या होता है, उसको प्रिपेयर हो रही है, तो उसको बोलते हैं प्रिपरेटिव फेज। मतलब क्या हो रही है, इसके अंदर सेल्स प्रिपेयर हो रही है, किसके लिए, डिवीजन के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेज। और एनाफेज में क्या है, माइटोटिक फेज, जिसमें क्या हो रहा है, सेल्स डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो दो में डिवाइडेड है सेल साइकिल, इंटरफेज एंड एनाफेज। एनाफेज में क्या है, माइटोटिक फेज, जिसमें क्या हो रहा है, सेल्स डिवाइड कर रही है। इंटरफेज में क्या है, प्रिपरेटरी फेज मतलब कि प्रिपेयर हो रही है सेल्स, डिवीजन के लिए क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। इसके अंदर सेल साइकिल का 95 से 96% टाइम, सेल साइकिल का टाइम है, सेल साइकिल जो चलती है सेल डिवीजन के लिए, उसके अंदर 95 से 96% किसका आता है, फेज, इंटरफेज आता है, जिसके अंदर वो क्या करती है, सिर्फ प्रिपेयर करती है, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो इसमें क्या है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, कितना, 95 से 96%, ठीक है। टोटल सेल साइकिल 95 से 96% टाइम टोटल सेल साइकिल का। टोटल सेल साइकिल का टाइम कितना, 95 से 96% किसका होता है, इंटरफेज का होता है। तो सेल्स 95 से 96% किसके अंदर रहती है, इंटरफेज सेल के अंदर रहती है, जिसके अंदर वो क्या करती है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। एनाफेज, माइटोटिक फेज में क्या है, सिर्फ 5 से 6% टाइम मिलता है किसका, टोटल सेल साइकिल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, 95 से 96 मतलब कि ज्यादातर सेल्स कितना कितना टाइम किसके अंदर टाइम ले रही है, इंटरफेज के अंदर। और फिर बाद में एनाफेज होता है, तो एनाफेज में हम जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर 5 से 6% सेल साइकिल का इसका टाइम रहता है, ठीक है। तो ये रह गया इंटरफेज एंड एनाफेज। इंटरफेज क्या होती है, तीन में डिवाइडेड होती है, तीन सब स्टेजेस में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट है जीवन फेज, सेकंड है एस फेज एंड थर्ड क्या है, G2 फेज। जीवन फेज के अंदर क्या होता है, जीवन फेज के अंदर
रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब ये रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए के जो नंबर है, डीएनए कंटेंट है, उनको क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, मतलब कि डबल करता है, इंक्रीज करता है डीएनए के नंबर को। तो इसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है। इसमें क्या हो रहा है? डीएनए का नंबर इंक्रीज हो रहा है, डीएनए का क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या है? जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में जो भी इसके एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, किसी भी फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उनको सिंथेसिस करने के लिए कौन सी फेज होती है? जीवन फेज होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जितने भी एंजाइम्स यूज में आ रहे हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, वो सब किसके अंदर हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, उनका सिंथेसिस किसमें हो रहा है? जीवन फेज के अंदर हो रहा है। फिर एस फेज के अंदर क्या होता है? जो जीवन फेज के अंदर जो सिंथेसिस हुआ है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह, उनका यूज करके डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। फिर डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद में G2 फेज आता है। G2 फेज के अंदर क्या हो रहा है कि G2 फेज के अंदर इसके अंदर जो माइटोटिक फेज है, उसके लिए क्या होगी? प्रिपरेशन होगी, एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये किसमें होगा? G2 फेज के अंदर। जीवन फेज को एक और नाम देते हैं, वो होता है प्री सिंथेटिक फेज। प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज क्यों बोला है इसे प्री सिंथेटिक फेज इसलिए बोला गया है क्योंकि सिंथेसिस से पहले, डीएनए के रेप्लिकेशन से पहले ये क्या कर रहा है? सिंथेसिस कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है एंजाइम्स को सिंथेसिस करने में, इसके प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में। तो इसको नाम दे दिया प्री सिंथेटिक फेज, और क्या नाम दिया? पोस्ट माइटोटिक फेज। और इसमें इसका नाम देंगे पोस्ट सिंथेटिक फेज और प्री माइटोटिक फेज। अब ये क्यों बोला गया कि पोस्ट सिंथेटिक फेज है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें हो रहा है एस फेज के अंदर। उससे पहले जो डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे जो सिंथेसिस हो रहा है, उसको हमने क्या बोला? प्री सिंथेटिक फेज। डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, उसके बाद में जो सिंथेसिस के बाद में जो प्रिपरेशन चल रही है, उसको क्या बोला है? पोस्ट सिंथेटिक फेज। और इसको क्या बोला है? प्री माइटोटिक फेज, मतलब कि माइटोसिस की प्रोसेस से पहले की प्रोसेस को क्या बोला है? प्री माइटोटिक फेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर माइटोसिस से जो भी जरूरत पड़ रही है, उसके अंदर सिंथेसिस हो रहा है, जैसे कि एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, किसके अंदर? G2 फेज के अंदर इसका प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला? प्री माइटोटिक फेज। माइटोसिस फेज से पहले की फेज को क्या बोला है? प्री माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस के बाद में वापस जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद में वापस कौन सी फेज आएगी? G1 फेज आएगी, ठीक है। तो ये साइकिल चल रही है, तो साइकिल चल रही है, तो सब बाद में कौन सी फेज आएगी? G1 फेज आएगी। तो इसको क्या बोल दिया? पोस्ट माइटोटिक फेज बोल दिया। इसके अंदर ये 95 to 96% था। जीवन फेज के अंदर कौन सा पार्ट, कितना परसेंट पार्ट होता है? 42%। और इसके अंदर होता है 33, और यहाँ होता है 21%। ये क्या है? मतलब कि इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस सेल साइकिल का इंटरफेस कितना प्रतिशत है? 95 से 96% टाइम देता है, ठीक है। और इसके अंदर इंटरफेस के अंदर भी जीवन फेज जो इसका 95 to 96% है, उसका भी इसके अंदर जीवन फेज के अंदर कितना प्रतिशत होगा?
42%, एस फेज के अंदर 33% और सबसे कम टाइम होता है किसके अंदर, G2 फेज के अंदर, वो कौन सा होता है 21%। इंटरफेस का 21% किसका टाइम होता है, G2 फेज का होता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। अब हम देखते हैं किसके, एम फेज में, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के अंदर दो साइकिल्स होती है, दो टाइप्स होते हैं, वो मैंने अभी बताया था कौन से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए भी 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होती है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज। इसमें कैरियोकाइनेसिस किसमें डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, सेल्स का साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस किसमें डिवाइडेड है, ये इसके अंदर टोटल क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। साइटोप्लाज्म में भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक तो होता है साइटोसोम, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। कॉन्ड्रियोकाइनेसिस, कॉन्ड्रियोकाइनेसिस मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवीजन हो रहा है। थर्ड कौन सा होगा, डिक्टियोकाइनेसिस, इसके अंदर क्या है, गॉल्गी बॉडी जो भी है उसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो ये क्या है, टोटल क्या है, साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म जो भी कोशिका द्रव्य है उसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो ये क्या है, पूरी सेल साइकिल है जो कहां से स्टार्ट होती है, G1 फेज से स्टार्ट होती है। G1 फेज से S फेज में, S फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब कि डीएनए का नंबर इंक्रीज हो रहा है। और फिर बाद में है G2 फेज। G2 फेज में क्या हो रहा है, इसके अंदर जो माइटोटिक फेज के अंदर जो सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए प्रिपरेशन किसके अंदर हो रही है, G2 फेज के अंदर हो रही है। फिर बाद में किसमें आ रहा है, प्रोफेज के अंदर, फिर प्रोफेज से मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। फिर टीलोफेज से किसके अंदर आ रहा है, साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद में वापस जो सेल है वो किसके अंदर आएगी, वापस वो आएगी G1 फेज के अंदर। तो ये क्या है कि सेल साइकिल सेल डिवीजन के लिए चलती रहती है। ठीक है, तो सेल साइकिल चल रही है, इसके अंदर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक साइकिल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है G1 फेज। फर्स्ट कौन सा है, G1 फेज। G1 फेज से पहले कौन सा फेज आता है, G0 फेज। फिर कौन सा है, G1 फेज। फिर यहाँ पर आता है S फेज, जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर S फेज के बाद में आता है G2 फेज। फिर लास्ट में कौन सा आता है, M फेज। M फेज में भी कौन से आ गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों आ गए। फिर वापस घूम के कौन सा आ रहा है, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज। इस तरह से क्या है, ये साइकिल चलती आ रही है। तो इसको क्या नाम दिया, सेल साइकिल नाम दिया। ठीक है, इसके अंदर कितने लगते हैं, G1 फेज के अंदर 10 आवर्स लगते हैं, S फेज के अंदर 9 आवर्स लगते हैं और G2 फेज के अंदर कितने लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं।
डिवाइड किया गया है कि 10 आवर्स, 9 आवर्स एंड 4 आवर्स किसमें लग रहे हैं, G2 फेज के अंदर लगते हैं। ठीक है, फिर बाद में कौन सा आ गया, M फेज आ गया। तो ये क्या है, ये सेल साइकिल है जिसमें क्या है, फर्स्ट है G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2, फिर M फेज, फिर G1, फिर S। G0 फेज कौन सी है, रेस्टिंग फेज। इसको क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, रेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे कि G1 फेज क्या है। माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि माइटोसिस कैसे हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा है। पहले क्रोमेटिन मटेरियल्स है वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे कंडेंस्ड होते हैं, किसमें क्या प्रोसेस चल रही है। सेल साइकिल में बीच बीच में चेक पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, चेक पॉइंट्स क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि हाँ सेल डिवीजन जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो पूरी प्रोसेस को चेक करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स भी बने हुए होते हैं। ये हो गई सेल साइकिल के बारे में। अब हम क्या बोलते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज के बारे में। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है और मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या होगा और टेलोफेज में क्या होगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर फर्स्ट कौन सा आएगा, इंटरफेज। इसे क्या बोला गया, प्रिपरेटरी फेज बोला गया। ठीक है, अब इंटरफेज के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे G1 फेज। G1 फेज के अंदर सेल्स कैसे है, ये सेल है। ठीक है, सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल्स इस तरह से प्रेजेंट है। क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और यहाँ न्यूक्लियस के पास में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ये क्या है, सेंट्रियोल। ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। और ये है न्यूक्लियस। ये है साइटोप्लाज्म और ये है सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है वो डिवाइडेड है। इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स इस तरह से प्रेजेंट है। इसको हम लिखेंगे 2n। n क्या बताया था मैंने, n बताया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने हैं 1 and 2, तो 2n। और इसके अंदर डीएनए कंटेंट कितना है 1 and 2, तो 2c। और ह्यूमंस के अंदर कितने, एक क्रोमोसोम्स कितने 23, इसमें कितने होंगे 46। 23 प्लस 23 तो कितने हो गए 46। अब एस फेज आएगा। एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा
अंदर क्या है 2n 4c एंड नाइट्रोजन। अब क्या होगा, अब होगा G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में प्री माइटोटिक फेज है, जो इसमें क्या होगा प्रिपरेशन चलेगी, किसके लिए, माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर एम फेज। G2 फेज के अंदर क्या चलेगी, प्रिपरेशन चलेगी। प्रिपरेशन चलेगी तो क्रोमोसोम्स के नंबर और क्या रहेंगे, डीएनए के नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जीवन फेज, जीवन फेज से एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब कि डीएनए का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और G2 फेज क्या है, जिसके अंदर प्रिपरेशन चल रही है, किसके लिए, माइटोटिक फेज के लिए, तो इसको क्या बोला, प्री माइटोटिक फेज। ठीक है, अब इसके बाद में जीवन फेज और G2 फेज के बाद में कौन सी फेज आएगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट कौन सा रहेगा, प्रोफेज का। अब कौन सा चलेगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, और कंडेंस्ड होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे तो क्रोमोसोम्स के जो एंड्स हैं वो हमें विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से राउंड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, क्योंकि उनके एंड्स विजिबल नहीं होते हैं इसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। ठीक है, सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज कौन सी है, वो है जीवन फेज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 42% टाइम है। ठीक है, तो सबसे बड़ी फेज कौन सी है, जीवन फेज है। उसके बाद में एस फेज है, उसके बाद में कौन सी है, G2 फेज है, फिर बाद में है एम फेज। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोफेज, प्रोफेज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज, किसके लिए, सेल एम फेज की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, प्रोफेज है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी फेज है। किसकी, एम फेज की, एम फेज की सबसे बड़ी फेज। सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज कौन सी है, वो है जीवन। एम फेज की सबसे बड़ी फेज कौन सी है, प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड होकर क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जिसमें क्रोमोसोम्स के एंड्स विजिबल नहीं होते। इस फेज में क्रोमोसोम्स के एंड्स विजिबल नहीं होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फेज बोलते हैं। स्प्रिंग फेज क्यों बोला है, इसलिए इसे स्प्रिंग स्टेज बोलते हैं।
बोल रहे हैं? स्प्रिंग स्टेज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स के जो एंड्स हैं, सपोज इस तरह से क्रोमोसोम्स बन रहे हैं तो इस पे एंड्स विजिबल नहीं है, तो इस तरह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर एंड्स विजिबल नहीं है, तो इसको क्या बोला है? स्प्रिंग स्टेज बोला है। क्या बोला है? स्प्रिंग स्टेज बोला है। इसमें क्या होते हैं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपोजिट पॉल पे जाते हैं। सेंट्रियोल्स जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है वो कहाँ जाएंगे? अपोजिट पॉल पे जाएंगे। तो सेंट्रियोल्स मूव करके अपोजिट पॉल पे जाते हैं। और क्या फॉर्मेशन करते हैं? एस्ट्रल रेस को फॉर्मेशन करते हैं। एस्ट्रल रेस को का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बना रहे हैं? एस्ट्रल रेस बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? माइटोसिस। ये प्लांट्स है, हायर प्लांट्स में क्या होता है? सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता है। तो उसमें क्या होता है? सेंट्रियोल्स अगर एब्सेंट है तो वो क्या करेंगे? अपोजिट पोल पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो हायर प्लांट्स है उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एन एस्ट्रल माइटोसिस। हायर प्लांट्स में हायर प्लांट्स में क्या रहते हैं? सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते हैं। सेंट्रियोल क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। तो इसमें जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन को क्या बोलते हैं? एन एस्ट्रल डिवीजन, एन एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। क्या बोले जा रहा है? एन एस्ट्रल माइटोसिस बोले जा रहा है। और प्लांट्स के अंदर तो क्या है? हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट, और एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। तो उसके अंदर जो डिवीजन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एम्फी एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं। एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, इसलिए इसको क्या बोला? एनेस्ट्रल माइटोसिस। इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब कि अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं? वो डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं, और लेट प्रोफेज तक क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब कि दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं? उसके अंदर डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं दे रहे। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स की बनाएंगे वो कैसी होगी? ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरह से ये क्या होगी? डिसअपियर होगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। इसमें क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स क्या है? इसमें इस तरह से कंडेंस हो गए। ठीक है, कंडेंस हो गए, और जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है वो कहाँ चले गए? अपोजिट पोल्स पे चले गए, और क्या फॉर्म करना है? एस्ट्रल रेस को फॉर्मेशन। तो ये क्या है? एस्ट्रल रेस
ठीक है, तो ये हो गई प्रोफेज की स्टेज। अब हम चल रहे हैं सेकंड फेज के अंदर, वो होगी मेटाफेज। ठीक है, सेकंड फेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स प्रोफेज के अंदर डिसअपियर होना स्टार्ट हुए थे, मेटाफेज तक आते आते वो क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या करेंगे, एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, मेटाफेज के अंदर मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये है सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपियर हो गई है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इस तरह से, क्रोमोसोम्स क्या है, एक मेटाफेजिक प्लेट के अंदर अरेंज है। ठीक है, तो बीच में एक मेटाफेजिक प्लेट है, उसके ऊपर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं। यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, दोनों अपोजिट पोल पे क्या है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। अब ये जो सेंट्रियोल्स है, यहाँ पर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पर काइनेटोकोर, एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर नाम का, वो प्रेजेंट है, जो सेंट्रियोल से कनेक्ट करता है। क्या नाम है, काइनेटोकोर। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर एस्टर रेस से सेंट्रियोल से कनेक्ट करते हैं। सेंट्रियोल से क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स। कंटिन्यूअस फाइबर्स जो भी क्या कहते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स के सेंट्रियोल से, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, उससे सेंट्रियोल्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसको क्या नाम बोला है, कंटिन्यूअस फाइबर्स बोला है। ठीक है, कंटिन्यूअस फाइबर्स, और क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स है एस्ट्रल रेस के थ्रू ये सेंट्रियोल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। एक तो रहता है क्रोमोसोम से कनेक्ट, और एक है ये एक दूसरे से भी कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से ये सेंट्रियोल्स क्या है, एक दूसरे से भी कनेक्ट है, इसके थ्रू एस्ट्रल फाइबर्स। किसके थ्रू कनेक्ट है, एस्ट्रल
जो कनेक्ट है इसको क्या नाम बोला गया? क्रोमोसोमल फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। डिसकंटिन्यूअस क्रोमोसोमल और टेक्सटाइल फाइबर, दो फाइबर्स बनेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है जो कि सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स के थ्रू कनेक्ट है, उसको क्या बोला है? कंटिन्यूअस फाइबर्स। क्या बोला है? इसको क्या नाम देंगे? डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। क्या नाम देंगे? डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। इसको क्या नाम देंगे? डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स किसको बोल रहे हैं? जो सेंट्रियोल्स के थ्रू कनेक्ट है, ये क्रोमोसोम्स के थ्रू कनेक्ट है, उसको क्या बोला है? डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स बोला है। और जो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट है सेंट्रियोल से सेंट्रियोल की तरफ, उसको क्या बोला है? कंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस फाइबर जो कि क्रोमोसोम्स से कनेक्ट है, और कंटिन्यूअस फाइबर्स जो सेंट्रियोल से सेंट्रियोल डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो दो फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट बनती है जिसके ऊपर क्या है? क्रोमोसोम्स कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या है? अरेंज रहते हैं इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट की थ्रू। तो इसको क्या बोलेंगे? मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर? मेटाफेज के अंदर। तो इसको क्या बोल रहे हैं? मेटाफेजिक प्लेट के लिए जो क्रोमोसोम्स है वो मूव करते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट पे आते हैं। इसको नाम बोलते हैं मेटाकाइनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट, इसको क्या बोलते हैं? मेटाकाइनेसिस। जिसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं और मूव करते करते कहां पर आ रहे हैं? मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आ रहे हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं मेटाकाइनेसिस। अब हम देखते हैं थर्ड फेज है एनाफेज। थर्ड हम देखते हैं एनाफेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटी फेज है, और इसके अंदर हम क्रोमोसोम्स की शेप की स्टडी करते हैं। क्रोमोसोमल शेप की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स की शेप की स्टडी किसके अंदर की जाती है? एनाफेज के अंदर। क्रोमोसोम्स की शेप कैसी हो सकती है? एक तो होती है जिसके अंदर सेंट्रोमियर से कनेक्ट रहता है, कि सेंट्रोमियर अगर एंड पोजीशन पे कनेक्ट है, एंड पे प्रेजेंट है, तो होगा वो टीलोफेज, टीलोमियरिक। ठीक है, और मेटामेरिक, सब मेटामेरिक। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम्स की शेप होती है, उसकी स्टडी किसमें की जाती है? एनाफेज में स्टडी की जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये क्या है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। इसमें क्या हो रहा है? ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमेटिड्स क्या होंगे? इसमें सेपरेट होंगे। इसमें क्या होंगे? क्रोमेटिड सेपरेट होंगे।
मेटाफेज में तो क्या थे, क्रोमोसोम्स कनेक्ट थे एक दूसरे से। इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, ये क्रोमेटिड्स होते हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो किसके अंदर सेपरेट हुए, एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, उसके अंदर सेल रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रोमियर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो क्रोमेटिड्स का डिवीजन किसके अंदर हो रहा है, एनाफेज के अंदर। क्रोमेटिड्स का डिवीजन, ठीक है, इसमें हो रहा है, एनाफेज के अंदर हो रहा है। इसके अंदर क्या है, ये फाइबर्स मैंने कौन से बताए थे, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, जो कि किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रियोल को, किससे, क्रोमोसोम से। सेंट्रोमियर से कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रियोल, इसको क्या नाम दिया था, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। और जो सेंट्रियोल से डायरेक्ट सेंट्रियोल से कनेक्ट है, इसको क्या नाम दिया था, कंटिन्यूअस फाइबर। और एक और फाइबर का फॉर्मेशन होता है इस एनाफेज के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दो सेंट्रियोल, जो दो सेंट्रोमियर है, दो सेंट्रोमियर के बीच में भी फाइबर्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ये सेंट्रोमियर अगर अलग होते हैं तो इनके बीच में जो फाइबर्स कनेक्ट रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स। क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स किसके बीच में रहते हैं, सेंट्रोमियर के बीच में। और कंटिन्यूअस फाइबर सेंट्रियोल के बीच। और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर के बीच, एक सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल के बीच। तो ये क्या है, तीन फाइबर्स का फॉर्मेशन किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 2n4c चल रहा था, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर में डिवाइड है, तो इसके अंदर क्या होगा, 4n एंड 4c, ठीक है। अब टीलोफेज के अंदर जाते हैं, तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है, टीलोफेज के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट होती है किसके अंदर, टीलोफेज के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट हो रही है इसके अंदर। और क्या रह रहा है, और ये यहाँ पर न्यूक्लियर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी वापस बनना स्टार्ट होंगे। और क्या रहेगा, ये क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड होंगे, ये दो सेल्स बना लेंगे, मतलब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर डिवाइड कर दी। अब डिवाइड कर दी और क्या बनाएगा, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अगर एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा सेल फर्मेंटेशन। सेल फर्मेंटेशन प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है तो उसके अंदर सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और सेल्स डिवाइड होंगे। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होगा, सेल फरो का फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होगा, सेल्स डिवाइड होंगी, इस तरह से
यहाँ पर क्या है 4n 4cn, सेल्स डिवाइड हो रही है तो क्या आएगा 2n 2c, इसमें भी क्या रहेगा 2n और 2c। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 2n 2c से स्टार्ट किया, मतलब जो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके अंदर आ गए डॉटर के अंदर क्रोमोसोम्स आ गए, डॉटर सेल्स के अंदर बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये क्या हो गया माइटोसिस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।